हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास के अंदर, जो जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारे इस CSEE का वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर ये हमारा थर्ड चैप्टर है और इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमको क्या क्या सीखना है और ये एग्ज़ाम के लिए कितना रिलेवेंट है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को कुछ कैमरा ग्लिच आ सकता है। मैंने नया डिवाइस लगाया है, वीडियो अच्छे से दिखना चाहिए इसके लिए। तो आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे और मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो का कुछ ग्लिच आया तो आपको समझना है कि न्यू कैमरा है और न्यू कैमरा की वजह से यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, बट मेरा आवाज़ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा और स्क्रीन भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। सिर्फ ब्रेक हुआ तो क्या हो सकता है, हमारा वीडियो कैमरा जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो आई होप अब सबको ये समझ गया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट CSEE के फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3, जिसका वन शॉट रिवीजन वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसके की कंसेप्ट्स क्या दिए गए हमको वो देखना है। ठीक है, तो की कंसेप्ट्स के अंदर हमको क्या बोला गया है यहाँ पर, व्हाट इज़ कैश बुक, व्हाट इज़ चेक बुक या फिर व्हाट इज़ पासबुक, ये हमको पढ़ना है। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वहाँ से हमको सीख कर उसको कैसे बनाया जाता है वहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से वगैरह, कुछ थियरी पार्ट है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर का, इसलिए ये आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू बैंक्स वगैरह क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ बैंक्स में क्या आएगा, कीपिंग द मनी सेफ, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के लिए हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं सच एज सेविंग, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, बराबर। उसके बाद लोन्स देते हैं, अपने बिल्स पेमेंट करते हैं, रिसीव्ड सैलरीज एंड आल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग द मनी वगैरह। ठीक है, तो ट्रैक देयर इनकम एंड स्पेंडिंग, बिजनेसेस को हेल्प करते हैं इनकम एंड स्पेंडिंग ट्रैक करने के लिए। उसके बाद कैश कैरी करने के लिए एक सेफर एंड मोर कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है बैंक। ठीक है, उससे हमारा जो होता है ना रिस्क रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिस्टम में और सपोर्ट करता है हमारे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी है ना इंडियन इकोनॉमी, उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं बैंक्स। अभी बैकग्राउंड, इस BRS का बैकग्राउंड क्या है वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, कि ये BRS क्यों आया, ये स्टेटमेंट हमको क्यों बनाने पड़ते हैं। तो क्या होता है ना, एवरी बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और बैंक ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, राइट। तो उस वजह से वो दोनों अकाउंट मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होते तो वहाँ पर हमको BRS बनाना पड़ता है। तो अभी ये कैसे करते हैं, कैसे समझता है कि मैच नहीं हुए, तो हम अभी ये देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, keeping accurate records of financial transactions is essential. One of the key areas where records must be carefully maintained is bank related transactions. Business use cash book bank column to record all payments into and out of their bank accounts, such as deposits, checks issued or withdrawals. At the same time, bank keeps its own record of the same transactions in what it is called बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपली क्या है, बिजनेस क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू किए उसका कैश बुक बैंक कॉलम के अंदर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखते हैं। और साथ ही साथ बैंक क्या करता है, बैंक ने आपके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस किए रहेंगे ना, वो ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड वो पासबुक के अंदर, हमको पासबुक मिलता है देखो बैंक में जाने के बाद, तो वो पासबुक के अंदर वो रिकॉर्ड हमारा रहता है
कि इन्होंने हम क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो आइडियली द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट शुड बी सेम, मतलब वो मैच होने चाहिए, जितना हमारे कैश बुक में दिखा रहा है उतना ही हमारे पासबुक में भी दिखना चाहिए, बराबर। हाउएवर इन प्रैक्टिस दे आर ऑफन डिफरेंट, बट जनरल प्रैक्टिस जो होती है ना अभी, उसके अंदर हमेशा क्या होता है, कैश बुक और बैंक पासबुक का हमेशा बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस ना आए इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना करके वो डिफरेंस क्या आया है हमको वो समझाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि ये डिफरेंस किस किस रीजंस की वजह से आ सकते हैं, क्या क्या रीजंस है जिससे ये डिफरेंस बनते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है चेक्स इशूड बाय बिजनेसेस बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब किसी बिजनेस ने चेक इशू कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो उसने क्या कर दिया, अपने बुक के अंदर एंट्री कर दी कि मैंने पेमेंट कर दिया है, बट वो पेमेंट अभी तक चेक जो है प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक के अंदर पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट हुआ ही नहीं है एक्चुअल में, मतलब यहाँ पर क्या आ गया है, डिस्क्रिपेंसी आ गई। बैंक के बुक्स के अंदर वो गया ही नहीं, बट हमारे बुक्स के अंदर वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा बैंक और कैश बुक के अंदर। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया यहाँ पर, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट येट नॉट क्लियर्ड, मेरे को चेक मिला था, मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो मैंने मेरे बुक्स में एंट्री कर दी कि मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, बट बैंक ने तो अभी तक क्लियर ही नहीं किया चेक को, मतलब अमाउंट तो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है, तो वो अकाउंट में आया नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा चेक जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, पर हमने हमारे बुक्स में तो कर दिया, तो हम क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना करके उसको रिकनसाइल कर देंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बिजनेसेस कैश बुक, तो बैंक कुछ हिडन चार्जेस लगाती है, या ईयरली चार्जेस लगाती है, या मंथली चार्जेस लगाती है, एसएमएस चार्जेस लगाती है, एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाती है, बराबर। तो वो चार्जेस हमारे हमारे बिजनेस के कैश बुक में तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है बैंक ने कितने लगाए, तो वो भी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसेस लाइक ईएमआईज वगैरह। ईएमआई कट हो गया बट हमको पता ही नहीं है कि कट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा बैलेंस, इसलिए इसके लिए भी हमको बीआरएस बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आता है एरर्स मेड आइदर बाय बिजनेस और बाय बैंक, मतलब बिजनेस की तरफ से रिकॉर्डिंग में कुछ एरर हो गया या बैंक की तरफ से रिकॉर्डिंग में कुछ एरर हो गया, तो ये भी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीआरएस बनाना पड़ता है। तो टाइमिंग डिफरेंसेस, ओमिशन और एरर्स कैन लीड टू कंफ्यूजन और इवन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इफ नॉट आइडेंटिफाइड ऑन टाइम, मतलब अगर टाइम के भीतर आपने वो आइडेंटिफाई नहीं कर दिया तो आपका ईयर एंड में क्या हो जाएगा, बैलेंस मिसमैच हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त दिक्कत आ जाएगी, बराबर। तो वो दिक्कत ना आए इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना करके उसको एक्यूरेट अप टू डेट बैलेंस रखने हैं। अब बैंक पासबुक क्या होता है हम वो देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज बैंक पासबुक, बैंक पासबुक मतलब क्या, उसका डेफिनेशन दिया गया है, अ बैंक पासबुक इज अ फिजिकल बुकलेट और अ डिजिटल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स अकाउंट्स होल्डर्स। सीधा सीधा जो भी बैंक के अंदर अकाउंट रहेगा जिस भी पर्सन का, उसको बैंक क्या करेगी, एक सिंपल सी एक बुकलेट देगी या फिर एक पासबुक देगी। वो पासबुक के अंदर क्या रहेगा, उसका सारा कुछ ट्रांजैक्शंस रहेगा, उसने साल भर में या जितना टाइम उसका बैंक अकाउंट था उस बैंक के अंदर उसने वहाँ पर क्या किया है, पूरा ये किया है, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम उसको,
क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए उसका रिकॉर्ड जो होता है ना वो बैंक पासबुक के अंदर आता है। तो वो पर्सन ने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए रहेंगे वो सब कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, पासबुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे। तो इसके बाद क्या आता है, ट्रांजैक्शन सच एज व्हाट, बराबर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांजैक्शन सच एज डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, चेक्स इशूड और डिपॉजिटेड, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड, डायरेक्ट डेबिट सच एज EMIs, लोन पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स एट्सेट्रा, ये सब जो है ना ये बैंक पासबुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। इट इज़ मेंटेन्ड फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मीनिंग क्या है, बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू के एंगल से ये रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब क्या अभी हम वो समझते हैं। तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, डिपॉजिट्स मेड बाय कस्टमर्स आर शोन इन क्रेडिट्स। देखो हम जब बैंक में पैसे जमा करते हैं ना तो हमको मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बराबर। मतलब क्या, बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। वो बैंक के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पैसा है, वो बैंक का पैसा नहीं है। तो वो बैंक के लिए क्या बन गई, यहाँ पर लाइबिलिटी बन गई, करेक्ट। तो डिपॉजिट्स जो भी हम करते हैं ना बैंक के अंदर, वो हमेशा बैंक के लाइबिलिटी साइड में आते हैं, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट में दिखाए जाते हैं। और वही उल्टा, जो भी पेमेंट्स या फिर विड्रॉल होगा वो विड्रॉल हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्योंकि जितना था आपके क्रेडिट बैलेंस में उसमें से ही बैंक ने पे किया, बैंक ने खुद से पे नहीं किया, बराबर। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी एंट्री देखो, बैंक के बुक्स में क्या होगी, अगर आपने पैसा विड्रॉल किया तो बैंक क्या रिकॉर्ड करेगी, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन था वहाँ पर, XYZ था। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। मतलब ही बैंक ने क्या किया, XYZ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया, करेक्ट। तो यहाँ पर मैसेज हमारा क्या आता है फिर बैंक से, योर अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि आपने कैश विड्रॉ किया था, योर अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये यहाँ पर मीनिंग होता है डिपॉजिट का और विड्रॉल का। तो डिपॉजिट हमेशा क्या रहेंगे, क्रेडिट रहेंगे, और विड्रॉल्स जो रहेंगे वो हमेशा डेबिट रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ गया आपको। अभी देखेंगे स्पेसिमेन ऑफ पासबुक। पासबुक कैसा होता है ना, ये देखने के लिए सीधा अपने बैंक अकाउंट का पासबुक खोल के देख लो। कोई भी बैंक अकाउंट का पासबुक हो, खोल के देख लो, उसके अंदर डेट मिलेगी, पर्टिकुलर्स मिलेगा, चेक नंबर या फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर मिलेगा, उसके बाद डेबिट रुपीज़ मिलेगा, क्रेडिट रुपीज़ मिलेगा, और लास्ट में कितना बैलेंस बचा है वो मिलेगा। ये कोई भी बैंक का पासबुक आप देख लो खोल के, उसके अंदर आपको यही स्पेसिमेन मिलना है। तो एक्चुअल देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि ये जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअल देख के आप समझो कि कैसे होता है स्पेसिमेन, मतलब कैसे होता है बैंक पासबुक, यही देख लो आप डायरेक्ट, ये स्पेसिमेन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एंट्रीज यहाँ पर दी गई है सब, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपने देख लेनी है कैसे की गई है वहाँ पर। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको खुद से पढ़ने हैं, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मैंने जो ऊपर बताया था उसमें का ही सब दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। और नहीं समझा तो पूछने का, कहाँ पर, कमेंट्स के अंदर, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है। इसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, हमको सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर का जो मोटिव है वो हमको देखना है अभी। व्हाट इज़ ERS? ERS इज a statement prepared to match bank balance shown in the cash book maintained by the business with the balance shown in the passbook or bank statement maintained by the bank, करेक्ट। मैंने जो बोला था अभी ऊपर, जो बैलेंस बैंक अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करती है और जो बैलेंस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है, जो बिजनेस रिकॉर्ड करता है, वो दोनों का एक
मैच करने के लिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वो बैलेंस, उसके लिए क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको कहते हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड बाय द बिजनेस एंड स्टेटमेंट ऑफ द बैंक। तो डिफरेंसेस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर एरर्स हो सकते हैं, या फिर ओमिशंस हो सकते हैं, या फिर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ BRS। Why BRS is important? BRS is critical tool in accounting that ensures cash records of business align with the records maintained by the बैंक। ठीक है, तो कैश बुक और बैंक पासबुक को एक जगह पर लाने के लिए, बैलेंस मैच करने के लिए BRS क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है अकाउंटिंग के अंदर। तो इससे क्या क्या हमको मिलता है, तो इट डिटेक्ट्स एरर्स इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। अगर हमसे कुछ एरर हो गए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग के अंदर, तो हमको वो ढूंढने में इजी जाता है। उसके बाद हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स एंड अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस। अगर बैंक ने हमारे परस्पर कुछ ट्रांजैक्शन कर दिया हमारे अकाउंट में से, और हमको वो तो पता ही नहीं है कि ये हमारे अकाउंट में से डेबिट हुआ है तो या फिर क्रेडिट हुआ है, तो वहाँ पर भी हमको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हेल्प मिलती है। इसके बाद इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हम ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, ये बताने का काम भी क्या करता है, हमारा BRS करता है। इसके बाद कीप्स ट्रैक ऑफ अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड चेक्स। अभी समझो मेरे को चेक मिला है, या मैंने चेक डिपॉजिट किया है, या मैंने चेक इशू किया है, कुछ भी किया है, वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है या फिर प्रेजेंट नहीं हुआ है क्लियरिंग के लिए, तो उसका भी एक रिकॉर्ड रखने का काम क्या करता है, यहाँ पर BRS करता है। इसके बाद एड्स इन मेंटेनिंग बेटर इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश। तो इसका मतलब क्या है, एक हम जो कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, ये कैश ट्रांजैक्शंस करने के ऊपर हमारा एक इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहता है। वो कंट्रोल रहने से हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कैश फ्लो है ना पूरे बिजनेस के अंदर, वो कैश फ्लो अच्छे से मॉनिटर होता है, अच्छे से मेंटेन होता है, और एक अकाउंटेबिलिटी हमारे बिजनेस में आती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, यहाँ पर इम्पोर्टेंस थे BRS के। अभी इसके बाद आता है क्या, कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। किस वजह से डिफरेंस आ सकते हैं कैश बुक और पासबुक के अंदर, तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसको आपको ध्यान से देखना है। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप भी पानी पियेंगे, मैं भी पानी पीऊँगा, अच्छे से देखेंगे और स्टार्ट करेंगे फिर ये वाले सेक्शन को। ठीक है, तो ये क्यों आते हैं डिफरेंसेस, ये हमको देखना है। पानी पी लो और फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको कैमरा से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही होगी तो आज के दिन एडजस्ट कर लो, मैं इसके ऊपर अच्छा सॉल्यूशन निकालूंगा कि मेरा कैमरा लैग कैसे ना हो। ठीक है, लैग नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने में तकलीफ होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो सबसे पहले है हमारे टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग की वजह से कैसे डिफरेंस आ सकते हैं हमको वो देखना है। ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। पर्सन ए है, ए ने बी को चेक इशू किया, बट बी ने वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया उसको पेमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टाइमिंग में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मैंने तो 1 तारीख को चेक दे दिया, मतलब मेरे बुक्स के अंदर 1 तारीख को हो गया कि पैसे कम हो गए कि मैंने इतने इतने रुपीस का चेक दे दिया है, बट वो सामने वाले बंदे ने प्रेजेंट ही नहीं किया। मतलब बैंक से अभी तक, मेरे बैंक अकाउंट से अभी तक पैसा तो गया ही नहीं है, तो वो पैसा गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फिर से हमको उसको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या, when checks are issued and recorded in a cash book but have not presented in the bank for payment, तो ये आपको ख्याल में रखना है कि चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है। इसके बाद चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, इसका ही उल्टा ऊपर वाले का कि क्या है, चेक मैंने बैंक पे डिपॉजिट किया बट अब तक वो क्या हुआ है, वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। तो वो क्लियर नहीं हुआ है मतलब ये क्या, यहाँ पर हमारे बैलेंस में डिफरेंस आएगा। इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, अगर कोई कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपको समझेगा नहीं डायरेक्टली डिपॉजिट हो गए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बाद में उसको BRS में लेकर के आपके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आता है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, जो भी बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट करती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए रहते, तो वो भी हमको बाद में रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दे दिया डिपॉजिट के ऊपर जो हमारे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, तो वो भी हमको कहाँ पर लेना पड़ता है, हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर लेना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऊपर हमने देखा था, देखो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, बराबर, तो वही है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ना, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के अंदर डिस्काउंट भी होते हैं या फिर बैंक उसको कलेक्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है। तो वो उसके लिए भी क्या होता है, यहाँ पर पासबुक के अंदर उसकी एंट्री होती है कि हमने इतना इतना अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया है और आपका अकाउंट के अंदर हमने वो पैसे डाल दिए। बट बिजनेस को तो पता ही नहीं होता है कि ये हो गया है, और हमारे कैश बुक को भी हमको लिखना है कि ये बिल का पैसा मिल गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, फिर BRS बनता है जिसके अंदर वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, जो बिल हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पेमेंट हुआ नहीं है। तो वो पेमेंट हुआ नहीं है तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो भी बैंक के अंदर पैसा हमारा डेबिट हुआ है वो हमारे कैश बुक के अंदर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ोगे, एक बार फिर से पूरे टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देखोगे, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे और बाद में ही आगे बढ़ोगे मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पॉइंट्स, बिल्स ऑफ बिल डिसऑनर्ड एंड बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक। मैंने जो अभी ऊपर बताया ना वही है ये, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपने इसको भी पढ़ लेना है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको BRS स्टेटमेंट बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में BRS स्टेटमेंट बनाने के लिए आने वाला है 8 से 10 मार्क के लिए। ठीक है, तो आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना BRS स्टेटमेंट है, तो आपने ये थियरी पार्ट जो है ये पढ़ना है खुद से। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शंस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसके वजह से क्या हो सकता है हमको वो देखना है। तो ECS डेबिट्स फॉर लोन रिपेमेंट्स और बिल्स पेमेंट। ECS क्या होता है, ECS किसी को पता है क्या क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी इन कमेंट्स और अदर चैट वगैरह, मेरे को कहीं पर भी आप बता सकते हो कि ECS क्या होता है। तो ECS मतलब मैं अभी बता देता हूँ, आपको कमेंट करना है मेरे बताने से पहले, बिना गूगल करे, बिना चैट GPT यूज़ किए, बिना कोई भी AI यूज़ किए। ठीक है, तो ECS आपने 11th-12th में कहीं पर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ECS इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, सॉरी नॉट कैश सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसको क्या कहते हैं,
जब भी हमारा EMI ड्यू होता है या फिर हमारा लोन रिपेमेंट होता है तो उसके अंदर ये ECS को यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से आपके लोन अकाउंट में वहाँ पर पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ECS डेबिट्स कहते हैं। इसके बाद फिर ये क्या हो गया, हमारे कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, बट बैंक ने तो हमारे अकाउंट से उसको ऑटो डेबिट कर दिया है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक रीज़न बन जाएगा बैलेंस मिसमैच होने के लिए। इसके बाद क्या आता है हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इसको क्या बोलते हैं, SI कहा जाता है। SI मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ के हो सकते हैं, या तो आपने बोल रखा है बैंक को कि हर महीना हमारा लाइट बिल आप पे करोगे, हर महीना हमारा टेलीफोन बिल आप पे करोगे, हर महीना हमारा जो भी खर्चा होगा सैलरी का वो आप डायरेक्टली हमारे एम्प्लॉयज़ को पे कर दोगे। तो ये सब इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी हमारे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो वो रिकॉर्ड करना भी हमारा काम होता है, और उसके लिए हमको BRS हेल्प करता है। इसके बाद आता है डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक। अभी हमारे कुछ शेयर्स है, वो शेयर्स के ऊपर हमको डिविडेंड मिल रहा है, राइट। तो वो डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर रिसीव कर रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे कैश बुक के अंदर तो एंट्री नहीं आ रही, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बैंक में डिविडेंड रिसीव हो गया है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम हमारे कैश बुक के अंदर by preparing BRS we do entry of dividend received वगैरह, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है, अच्छे से समझना है एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद कुछ एरर्स हो जाते हैं, तो वो एरर्स के वजह से कैसे डिफरेंस आ जाता है देखते हैं अपन। तो एरर इन टोटलिंग और कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ द कैश बुक। समझो एक पेज से दूसरे पेज पे आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और उसके अंदर आपने टोटल गलत कर दी, तो वो टोटल गलत करने की वजह से भी क्या होता है, बैलेंस में मिसमैच आ सकता है। इसके बाद रॉन्ग एंट्री इन द कैश बुक। आपने एंट्री गलत कर दी, समझो आपको डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, तो वो वहाँ पर क्या हो गया, पोस्टिंग गलत हो गई। तो वो पोस्टिंग गलत होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो भी बैलेंस हो गए वो मिसमैच हो गए। या फिर आपने अमाउंट गलत लिख दिया तो भी हमारे बैलेंस मिसमैच हो जाएंगे। इसके बाद आता है बैंक्स क्लेरिकल एरर। अगर बैंक ने गलती से डेबिट को क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर भी हमारे बैलेंसेस के अंदर मिसमैच आ सकता है। उसके बाद डुप्लीकेट एंट्री इन द कैश बुक। समझो हम पोस्टिंग कर रहे थे और पोस्टिंग करते करते हमने क्या किया, सेम एंट्री 2 बार पोस्ट कर दी, तो वो 2 बार पोस्ट करने की वजह से क्या हो गया, वो एक ही एंट्री 2 बार आ गई, तो उसकी वजह से बैलेंस हमारा क्या हो गया, एक तो बढ़ गया या तो फिर डबल कम हो गया। तो उस वजह से भी हमारे बैलेंस में मिसमैच आते हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं। ये कॉजेस क्या होते हैं ये आपको पूरे याद रखने हैं, क्योंकि ये पूरा कॉजेस के ऊपर ही अपना चैप्टर डिपेंड करता है। तो आपको ये कॉजेस अच्छे से पढ़ने हैं, समझ के लेने हैं, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी प्रोसीजर फॉर रिकंसिलिंग द कैश बुक विद द पासबुक। अब रिकंसिलिएशन कैसे करते इसका प्रोसीजर हमें देखना है। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 ही इम्पोर्टेंट है, एक कॉजेस और एक प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन। ये 2 अगर आपको आ गए, समझ गए, तो आप पूरा आपका बैंक रिकंसिलिएशन बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी इसके बाद कुछ नहीं है। और एक एडजस्टेड कैश बुक वाला आपको पार्ट दिया गया है, ठीक है। और बस क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए। ये क्वेश्चंस के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है।
ये अभी पार्ट 1 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर थियरी देख रहे हैं। तो अभी समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। तो हमको सबसे पहले अभी क्या देखना है, यहाँ पर हमारा प्रोसीजर देखना है कि आपको कैसे रिकंसिलिएशन करना है। ठीक है, गिर गया। Reconciling the cash book maintained by the business and with the passbook maintained by the bank is a systematic process. The goal is to identify and explain the differences between the balances in both books and then arrive to the correct reconciled balance. तो अभी always remember, debit balance in the cash book means money you have in your bank account, that is cash at bank. This is the same as credit balance in your passbook. अब इसका मीनिंग क्या है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आपके बुक के अंदर अगर कैश बुक बैंक कॉलम में आपको डेबिट बैलेंस मिल रहा है, मतलब ये आपके पास बैंक में पैसा जमा है, मतलब कैश एट बैंक आपका है। और यही बैंक के बुक्स में क्या रहेगा, बैंक के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि वो आपका पैसा है, तो वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। करेक्ट। तो बैंक के बुक में मतलब पासबुक के अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, और हमारे कैश बुक के अंदर वही क्या दिखेगा, हमेशा डेबिट बैलेंस दिखेगा। ठीक है। और वही उसके उल्टा क्या है, अगर हमारे पासबुक हमारे कैश बुक बैंक कॉलम के अंदर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये हमने क्या किया है, ओवरड्राफ्ट किया है हमारे बुक्स को। तो अगर वो ओवरड्राफ्ट हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस आएगा, और वही सेम बैंक के बुक्स के अंदर क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। क्यों डेबिट बैलेंस आएगा, तो बैंक ने खुद के पैसे हमको दिए यूज करने के लिए, तो बैंक की क्या हो जाएगी, वहाँ पर असेट हो जाएगी। तो वो असेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिसाइड करने का काम करती है कि कहाँ से हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। तो आपको ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस जानना हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। इसके बाद अभी क्या हो सकता है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं वो देखते हैं। तो एक तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, मतलब ही फेवरेबल बैलेंस हो सकता है, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, मतलब ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ सकता है, मतलब ही फेवरेबल, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ सकता है। ये चार चीज़ें हैं जहाँ से हमको DRS स्टार्ट करना है और DRS एंड करना है। इनमें से कोई भी एक से स्टार्ट होगा और कोई भी एक से क्लोज होगा। ठीक है। अगर कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक से एंड होगा, पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक से एंड होगा। तो व्हाइल डूइंग रिकंसिलिएशन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन। आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हमको आ सकता है, हमको वो देखना है। When the causes of difference are given, अगर causes of difference दिए गए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक भी आप कर सकते हैं, या फिर रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर when causes of difference are not given, then रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक भी आप कर सकते हैं, और रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अभी क्या करना है हमको, सीधा सीधा अगर कॉजेस ऑफ डिफरेंस दिए गए हैं तो आपने पहले या तो फिर विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बना लो, या फिर एडजस्टिंग कैश बुक बना करके BRS बना लो। और इधर भी सेम, अगर नहीं दिए गए तो भी आप विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बना लो, या फिर आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक
बना लो। तो व्हेन डिफरेंस कॉजेस आर गिवन, अभी डिफरेंट कॉजेस आर गिवन, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो हाउ टू एडजस्ट देम, अभी मैंने ऊपर बताया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या। तो अभी हाउ टू एडजस्ट, इफ ड्यू टू द गिवन केस द अदर बुक्स बैलेंस इज मोर, ऐड द अमाउंट। ठीक है, अभी समझो आपको कॉज दिया गया है एक कि उसके अंदर एक बुक के अंदर मतलब कैश बुक के अंदर बैलेंस कम है और बैंक बुक के अंदर बैलेंस ज़्यादा है, बराबर। तो आपको क्या करना है, कैश बुक के अंदर आपका बैलेंस ऐड कर देना है, मतलब ये वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा हमारे बैंक पासबुक के साथ। अगर आपके बुक में बैलेंस कम है, सॉरी आपके बुक में बैलेंस ज़्यादा है और सामने वाले बुक के अंदर बैलेंस कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी आपको ये याद रखना है। इसके बाद व्हेन कॉजेस आर नॉट नोन, तो आप क्या करोगे, कॉजेस अगर नोन नहीं है तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द कॉजेस। बीआरएस बनाने से पहले आप कॉज आइडेंटिफाई करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे कंपेयर द डेबिट एंट्रीज इन द कैश बुक एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ द पासबुक एंड वाइस वर्सा। आप दोनों भी बुक्स के अंदर एंट्रीज चेक करोगे कि बराबर किए गए हैं कि नहीं सर। इसके बाद आइडेंटिफाई अनटिक्ड और अनमैच्ड आइटम्स, दे आर द कॉजेस ऑफ डिफरेंस। एनालाइज हाउ ईच कॉज ऑफ डिफरेंस अफेक्ट्स बोथ बुक्स। इसके बाद एडजस्ट स्टार्टिंग बैलेंस एज पर द सेम, ऐड इफ मोर एंड सब्ट्रैक्ट इफ लेस वाला लॉजिक लगा करके। तो ये आपको समझ गया। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस कंसीडरेशन, ओपनिंग बैलेंस आपको कैसे कंसीडर करने हैं आपके बीआरएस के लिए। तो जो ओपनिंग बैलेंस कैश बुक में होता है ना हमारे, या फिर पासबुक में होता है वो वाला। तो इफ ओपनिंग बैलेंस of cash book and passbook agrees, then you have to check nothing, and if not, separate the unticked items into those relating to reconciliation of opening balance and those relating to reconciliation of closing balance। ये आपको आइडेंटिफाई करके अलग अलग करने हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। अभी हमारा आता है मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बच्चों, ये वन शॉट लेक्चर है। वन शॉट लेक्चर के अंदर मैं आपको हर चीज़ इन डिटेल नहीं समझा सकता हूँ, आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है खुद से समझनी पड़ेंगी। आपने ये पहले पढ़ चुका है, इसीलिए आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, और साथ में आपका ये 12th के अंदर पहले हो भी चुका है, ठीक है। सिर्फ शायद आपको एडजस्टेड कैश बुक वगैरह नहीं रहेगा, या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको एडजस्टेड कैश बुक भी पहले से ही हो गया होगा। तो आपको ये अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये वन शॉट है, मैं पूरा इन डिटेल नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक हमको कैसे बनाना है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है टेबल है पूरे चैप्टर के अंदर। ये टेबल के ऊपर ही आपका पूरा बीआरएस टिका हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखोगे, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ थोड़ी ही देर में, ठीक है। मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और साथ में मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड करके इसके अंदर मर्ज कर दूंगा और फिर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विद्याजन एजू हब। मैंने लास्ट लेक्चर बीच में ही पॉज कर दिया था, अभी मैं उसी के साथ इसको मर्ज कर रहा हूँ। आपको ये एक ही लेक्चर के अंदर दिखेगा बट दो अलग अलग रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो
आज हम अभी नेक्स्ट हमारा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमको सीखना है मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन क्या होते हैं। मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन मतलब क्या, मतलब हम जो रिकंसिलिएशन करते हैं हमारे स्टेटमेंट्स का, वो रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को कैसे मैच करते हैं, इसका हमको मेथड्स आज सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, दो मेथड्स है आपके रिकंसिलिएशन के लिए। पहला मेथड होता है विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, और एंड सेकंड मेथड इज विद प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो आपको ये समझना है कि विद और विदाउट एडजस्टेड कैश बुक हमको कैसे हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक वाला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो इस मेथड के अंदर वी डू नॉट अल्टर कैश बुक maintained by the business. We prepare BRS directly comparing the bank balance and the cash book balance, or and listing all the items under timing difference, errors or omissions. While preparing bank reconciliation statement, the adjustments depends on the starting balance of cash book or passbook, the nature of reconciling item, मतलब जो भी आपने को रिकंसाइल करना है उसका नेचर क्या है हमको वो देखना है, या फिर हमको क्या देखना है इसके अंदर, जो भी हमारा बैलेंस हो रहा है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसके बाद फाइनल बैलेंस जो होगा हमारा वो अपोजिट साइड में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब समझो कैश बुक का आ रहा है फाइनल, तो वो पासबुक के अपोजिट साइड से मैच होगा। अगर पासबुक का आ रहा है तो वो कैश बुक के अपोजिट साइड से मैच होगा। ऐसे हमको बैलेंस लिखना है। अभी कॉजेस ऑफ डिफरेंस क्या क्या होते हैं विदाउट एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, हमको कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सी टेक्निक लेनी है, आपने दो हाथ लेने हैं, ऊपर नीचे बस खेलना है। ठीक है, ये यहाँ पर बैलेंस क्या होगा अपना मैच होगा, यहाँ ऊपर होगा लेफ्ट हैंड साइड, कभी भी लेफ्ट नहीं राइट हैंड साइड आपका जो होगा वो कभी भी आपका कैश बुक रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा आपका, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आपका हमेशा पासबुक रहेगा। तो एक कैश बुक ये वाला और ये वाला पासबुक। ठीक है, आपके लिए ये शायद वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा, पर आपने ध्यान में रखना है कि आपका राइट हैंड साइड जो है वो कैश बुक है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पासबुक है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, भले आपको देख के लोग हंसे, पर आपको ऐसे ही करना है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको हाथ से ही समझना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला कॉज हम देखते हैं। ठीक है, अभी ये टेबल पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे मैं आपको एक ही साइड पढ़ाऊंगा। समझो अभी मैंने पढ़ा दिया फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक वाला पार्ट पढ़ा दिया, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं, और जो अनफेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक है और अनफेवरेबल बैलेंस इन पासबुक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये दो हम अलग अलग पेन से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, और फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फेवरेबल बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस इन कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, इसको कैसे रिकंसाइल किया जाता है। अब देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, मैंने मेरे बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट कर दिया, मैंने मतलब क्या कर दिया, मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया है, बराबर, बट वो अब तक क्या नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो वो क्लियर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, मतलब उसको फिर से हम हमारे पासबुक के बैलेंस पर मैच कर देंगे। अब ये कहाँ होता है, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, या तो हम
फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हैं या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं, मतलब या तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच कराओ या पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मैच कराओ। ये दो चीजें इसके अंदर होती है। और ये कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ फेवरेबल बैलेंस के अंदर। और इसका ही उल्टा जब अनफेवरेबल बैलेंस होगा मतलब क्रेडिट होगा, ओवरड्राफ्ट होगा हमारे कैश बुक में, तो उसका अलग ट्रीटमेंट आएगा, तो वो हमको बाद में देखना है। तो अभी हम कहाँ पर है, हम डेबिट बैलेंस इन कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस इन कैश बुक से स्टार्ट किया मतलब फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, चेक डिपॉजिटेड से हमने क्या कर दिया था, कैश बुक को बढ़ा दिया था, पर बैंक में वो पैसे जमा नहीं हुए, तो हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उतना अमाउंट हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। इसका ही उल्टा फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक था, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, बराबर। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया था, पर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, पासबुक को ऐड कर देंगे और कैश बुक से मैच कर देंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। अभी ये समझना है आपको क्या कि कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर कैश बुक से स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप लेस करोगे, पासबुक से स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप ऐड करोगे मैच करने के लिए। ये हो गया पहला। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अब चेक इशूड है बट बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। अब ये देखो, ये मेरा कैश बुक है राइट हैंड साइड, उसमें से मैंने चेक इशू कर दिया, मतलब मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया तो मेरे पैसे लेस हो जाएंगे, बराबर। बट मेरे बैंक से जो है वो पेमेंट गया नहीं, ये जो बैंक है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, इस बैंक में से पेमेंट गया नहीं है मेरा, तो वो बैंक में से पेमेंट गया नहीं है, इसलिए बैंक का बैलेंस कम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मुझे अब कैश बुक से पासबुक जाना है, मुझे कैश बुक से पासबुक जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा ऐड करूँगा, मतलब मैंने जो बैलेंस लेस किया था ना चेक इशू करने का, उसको ऐड करके मैं पासबुक और कैश बुक को क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक वाला बन जाएगा। इसके उल्टा पासबुक से अगर हम कैश बुक को जा रहे हैं, तो हमने कैश बुक में लेस कर दिया है और हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा उसके अंदर हम उतना अमाउंट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो ऐसे ही सब ये ट्रांजैक्शन है। अभी मैं हाथ का यूज नहीं करूंगा, आपको खुद को हाथ का यूज करना है, मैं सिर्फ आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये वन शॉट रिवीजन सीरीज है, तो इसके अंदर सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा लेक्चर लग सकता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी इसके आगे के सब डिक्टेट करूंगा, आपको आपके हाथ के साथ खेलना है, ठीक है, कि ऊपर गया नीचे गया क्या हुआ वो आपको देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक इन बैंक बाय अ कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, मतलब क्या हुआ, हमारे कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा बट हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तो हम अगर कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर वो बैलेंस ऐड करेंगे, और वही अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करके। आप आपका हाथ यूज करके आपको समझ जाएगा इसके अंदर क्या बोला गया है। इसके बाद आता है इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। कुछ इंटरेस्ट मिला है हमको, वो डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर रिसीव हो गया, तो क्या हो गया, हमारा पासबुक बढ़ गया, बट पासबुक बढ़ गया पर कैश बुक बढ़ा ही नहीं है। तो हम कैश बुक से पासबुक अगर जा रहे हैं तो हम कैश बुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो भी बैलेंस था वो ऐड हो जाएगा। और वही हम अगर पासबुक से कैश बुक जा रहे होते तो हम उतना बैलेंस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, मतलब उतना बैलेंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमारे कुछ ऐसा सेट थे हमारे बैंक के अंदर, हमने बैंक को बोला था हमारे बिहाफ पर ये आप पेमेंट कर दो, तो बैंक ने वो पेमेंट कर दिया, बट उसकी एंट्री जो है वो हमारे कैश बुक में नहीं आई है, बट हमारे पासबुक में से उतना बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया है।
तो हम क्या करेंगे, अगर कैश बुक से हम पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो हम हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसका उल्टा, अगर हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा बैलेंस ऐड करेंगे। इसके बाद आता है बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक। बैंक ने कुछ बैंक के खुद के चार्जेस लगा दिया और हमारे पासबुक में से क्या हो गया, उतना पैसा कम हो गया, बट हमारे कैश बुक में से तो उतना कम हुआ नहीं है। तो कैश बुक से कम हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या, हम अगर कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो भी बैलेंस हमारा बैंक चार्जेस के नाम पर डेबिट हुआ है उतना हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे बीआरएस के अंदर। उसका उल्टा, अगर हम कैश बुक से पासबुक जा रहे होते तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर उतना ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, पासबुक से कैश बुक जा रहे होगे तो ऐड करना पड़ेगा, और कैश बुक से पासबुक अगर जा रहे होगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक। बैंक ने लॉकर चार्जेस हमको लगाए, मतलब ही पासबुक से बैलेंस कम हो गया, कैश बुक से नहीं हुआ। तो कैश बुक टू पासबुक अगर जा रहे होगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और पासबुक से कैश बुक अगर जा रहे होगे तो आपको एडिशन करना है। इसके बाद ये हो गया हमारा लॉकर रेंट का। इसके बाद आता है रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक का मतलब क्या, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक मतलब हमको करना तो क्रेडिट था पर हमने गलती से डेबिट लिख दिया, मतलब हमारे पैसे जा रहे थे पर हमने क्या कर दिया, उसको पैसे आ रहे हैं ऐसा दिखा दिया, बराबर। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आए हुए पैसे हमने दिखाए ना उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब देखो, अभी मैं फिर से यहाँ पर समझा दो बात से। अभी मैंने क्या कर दिया, मेरे पैसे आए नहीं है, जा रहे, बट मैंने उसको क्रेडिट की जगह डेबिट लिख दिया, मतलब रॉन्ग डेबिट लिख दिया मेरे कैश बुक के अंदर। तो मेरा क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, करेक्ट। अब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया पर मेरे अकाउंट का तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो तो गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया कैश बुक के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कैश बुक से जब मैं पासबुक जा रहा हूँ ना, तो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त मेरे को मेरा बैलेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो हमको वो बैलेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। गलती से मैंने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया, मैंने कैश बुक से पैसे कम कर दिए, बट मेरे पासबुक में से तो कम हुए नहीं है। अगर पासबुक से कम नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैच करने के लिए अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ तो मैं वो बैलेंस को ऐड कर दूंगा। मतलब मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी मैंने क्रेडिट किया था ना गलती से, वो क्रेडिट मेरा रिवर्स हो जाएगा और वो बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये रहा कैश बुक से पासबुक जाने के लिए। अगर पासबुक से कैश बुक आप आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। बैंक से गलती से हमारे अकाउंट में क्या हो गया, रॉन्ग डेबिट हो गया। रॉन्ग डेबिट होने की वजह से क्या हुआ, देखो मेरे बैंक में से पैसा चला गया, बराबर। अब मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर अगर मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा हूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही दिया है, अगर कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो वो बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, या पासबुक से कैश बुक जा रहे हो तो वो बैलेंस ऐड कर दो। इसके बाद आता है रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक। गलती से बैंक ने हमको पैसे दे दिए, अब कोई सोचेगा यार निकाल लो और मजे करो, बैंक को समझ नहीं ना दो। तो वो रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक जो भी होगा ना, गलती से हमको बैंक ने पैसे दे दिए तो हमको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा है, वो बैंक मेरा इधर है, बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ा है, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर
रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक की बैंक रिकंसिलिएशन हो गई। अगर पासबुक से कैश बुक जा रहे होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, मतलब कैश बुक के अंदर आपने जो डेबिट साइड थी ना, मेरे कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस वाला साइड था वो क्या हो गया, वो गलती से कम रिकॉर्ड हो गया, बराबर। तो कम रिकॉर्ड हो गया मतलब क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक कम रिकॉर्ड होगा और मेरे पासबुक में ज़्यादा बैलेंस दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बैलेंस मैच करने के लिए वहाँ पर ऐड करूँगा, जितना बैलेंस कम हुआ है ना उतना मैं ऐड करूँगा और वो मेरा लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एडिशन। और वही अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड इन कैश बुक, डेबिट साइड में गलती से बैलेंस मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो मेरे को पासबुक के आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं कम करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा व्हाइल गोइंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। और इसका उल्टा अगर मैं पासबुक से कैश बुक अगर जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस को ऐड कर दूंगा। अब अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, अब मैंने क्या कर दिया, कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड जो थी मेरी, वो क्रेडिट साइड मैंने अंडर कास्ट कर दी। मतलब मेरा बैलेंस जो है मेरे कैश बुक में ज़्यादा है और मेरे पासबुक में कम है। क्यों, क्योंकि मेरे क्रेडिट साइड क्या हो गई, अंडर कास्टिंग हो गई। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मेरे कैश बुक से पासबुक जाने के लिए मैं बैलेंस को लेस करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। इसके बाद वही उसके उल्टा अगर आप पासबुक से कैश बुक के तरफ जा रहे होंगे तो आपको वही पर क्या करना है, एडिशन करना है। इसके बाद ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब मैंने क्रेडिट साइड क्या कर दी, ज़्यादा बैलेंस ये कर दिया। मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस अभी कम आ रहा है और मेरे पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक से पासबुक के लिए जाऊँगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, एडिशन कर दूँगा। तो यही पर हमारा क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा व्हाइल गोइंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। इसका ही उल्टा अगर मेरे को पासबुक से कैश बुक जाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, वो बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसके बाद आता है क्या हमारा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। जो भी हमारे बिल्स रिसीवेबल हमको मिलना था वो बैंक ने क्या कर दिए, कलेक्ट कर लिए। और वो कलेक्ट करने की वजह से क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया। तो पासबुक का बैलेंस अगर बढ़ गया और हम कैश बुक से पासबुक अगर जा रहे हैं तो हम कैश बुक के अंदर एडिशन करेंगे। और अगर हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो हम वही बैलेंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज। जो भी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था उसके ऊपर हमको क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो हम इंटरेस्ट अगर चार्ज हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक के पासबुक में से तो पैसा कम हो रहा है हमारा, और पर हमारे कैश बुक में से कम नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को यहाँ पर लेस करेंगे, बराबर। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। ये कैश बुक में ज़्यादा है, पासबुक में कम है, तो हमको नीचे जाना है, मतलब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद वो इसका ही उल्टा क्या आएगा हमारा, पासबुक टू कैश बुक वाला आएगा। अगर हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो हमको वही बैलेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हमारे बीआरएस के अंदर। इसके बाद आता है उल्टा वाला। अभी ये मैंने क्या बताया आपको, फेवरेबल बैलेंस वाला बताया, ठीक है। अगर आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक की तरफ से या फिर फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक की तरफ से आप अगर शुरुआत कर रहे होगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, मैंने वो बताया। अभी हमको इसका क्या देखना है, उल्टा वर्जन देखना है। उल्टे वर्जन के अंदर हमको क्या कहा गया है, अनफेवरेबल बैलेंस अगर होगा कैश बुक में और अगर अनफेवरेबल बैलेंस होगा हमारे पासबुक में, तो हम इन्हीं सेम एंट्रीज को हम कैसे अभी बीआरएस के अंदर हमको लेना है, हमको वो देखना पड़ेगा। तो अब मैं डिफरेंट पेन से अब ये समझाऊंगा। फिर से वही कॉजेस ऑफ डिफरेंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अभी मेरा क्या था ना,
कैश बुक जो था वो कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस था, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट था, तो मैंने वो ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया और बढ़ा दिया, नहीं सॉरी, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशू नहीं, चेक डिपॉजिटेड है तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कम हो गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट कम हो गया और मेरा पासबुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा कम नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। पासबुक का बैलेंस कम क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी मेरा ओवरड्राफ्ट था ना, वो ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस जो था वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे उतने पैसे उसके अंदर क्या हो रहे, ऐड हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, कम हो गया, बट पासबुक का मेरा ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ है। तो कैश बुक को मैं पासबुक के तरफ अगर लेके जा रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और फिर हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसका ही उल्टा अगर मैं पासबुक से कैश बुक के तरफ जा रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, लेस करूँगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो आपको ऐड करना है, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक से आपने अगर स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, फेवरेबल बैलेंस में हमने जो करना था उसका उल्टा हमको इधर करना है, ठीक है। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, अभी मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। अब मैंने क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया, मतलब ये क्या कर दिया मैंने, मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, और अब ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया पर मेरे बैंक में से अभी तक पेमेंट नहीं गया है, क्योंकि वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तो मेरा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैलेंस को लेस करना पड़ेगा, मतलब ये मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा व्हाइल गोइंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। यही अगर मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इस बैलेंस को ऐड करके मैच कर दूंगा। तो वही हमको यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो तो आप ऐड करोगे। इसके बाद चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर, इसके लिए क्या आएगा, हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, तो हम अगर कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, अभी ये देखते हैं, ये देखो मेरा कैश बुक है, पासबुक है, इसके अंदर क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, मेरे कैश बुक के अंदर ये वाला कैश बुक है, इसके अंदर मेरा क्रेडिट बैलेंस है। अब इसमें क्या कर दिया है ना, कस्टमर ने चेक डिपॉजिट कर दिया है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस कम हो गया, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट जो है वो कम हो गया, बराबर। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलती है क्या आईसीएसआई की। देखो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, ओवरड्राफ्ट अगर कम हो रहा है और मैं अगर कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड कर, ओह हाँ, सॉरी, ठीक है, फिर से एक बार अभी हम समझते हैं। मेरा कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक के अंदर, मतलब मेरे पासबुक के अंदर पैसे जमा कर दिए, मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कम हो गया, और मेरे कैश बुक के अंदर उसका इफेक्ट नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और इसके उल्टा मैं यहाँ पर पासबुक से अगर कैश बुक में जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस ग्लिच, मुझे पहले वो समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है, बट मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है ना, मतलब मेरा जो ओवरड्राफ्ट था वो कम हो रहा है चेक डिपॉजिट होने की वजह से, तो मुझे कैश बुक से पासबुक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वही अगर और फिर से अगर मेरे को और कुछ इनकम हो गया, कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल गया, वही सेम ट्रीटमेंट आएगा, पैसे मेरे पासबुक में आ रहे तो पासबुक नीचे रहेगा, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी उल्टा होगा, पासबुक से अगर कैश बुक जा रहे होंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपने आपके मॉड्यूल के अंदर ऐसे 2 कलर के अलग अलग पेनों से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, जिसके कारण आपको समझ आएगा, ठीक है।
ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक्सपेंस हो रहा है मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, अभी मेरा पासबुक में से बढ़ गया, ठीक है। अब मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ, बराबर, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा एडिशन। वही अगर मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसके बाद हमारा आता है क्या, बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक। बैंक ने चार्जेस लेवी कर दिए, मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, तो हम कैश बुक से पासबुक अगर जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद ये भी वही है, लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक। लॉकर रेंट लेवी कर दिया बैंक ने, मतलब ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से पासबुक जा रहे होंगे तो हम ऐड करेंगे, या फिर पासबुक से कैश बुक अगर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। गलती से कैश बुक के अंदर गलत डेबिट हो गया, गलत डेबिट हो गया। अभी हम अनफेवरेबल बैलेंस के अंदर चल रहे हैं, बराबर। अनफेवरेबल बैलेंस के अंदर हमको क्या कहा गया है यहाँ पर, अभी देखो, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। अब मैंने क्या कर दिया ना, गलती से मेरे कैश बुक में रॉन्ग डेबिट कर दिया, मतलब मेरे कैश बुक में मैंने पैसे आए हैं ऐसा दिखा दिया, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, यहाँ पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मेरा कम हो गया, बट वो मेरे पासबुक के अंदर तो आया ही नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मैं कैश बुक से अगर पासबुक की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, व्हाइल गोइंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक आपको ऐड करना है, और अगर पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। गलती से मैंने ओवरड्राफ्ट वाले कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट जो था वो कम कर दिया। अगर मैंने ओवरड्राफ्ट कम कर दिया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से उसको सब्ट्रैक्ट करके वो ओवरड्राफ्ट बढ़ाना पड़ेगा। हाथ से देखो अभी कैसे होता है, कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। कैश बुक को मैंने क्या कर दिया, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, मतलब मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट जो था वो मेरा कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, बराबर। ऊपर जाने की वजह से मेरे को अगर, सॉरी, इधर फिर से कंफ्यूजन आ गया। अभी देखो, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक जो था, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक में डेबिट पड़ गया, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट क्या था, कम हो गया। तो वो कम होने की वजह से मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। वही अगर रॉन्ग क्रेडिट था, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट मैंने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट जो था मेरे कैश बुक के अंदर वो मैंने बढ़ा दिया। ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। ओवरड्राफ्ट मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे को बढ़ा हुआ ओवरड्राफ्ट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद आता है उसका ही उल्टा, अगर पासबुक से कैश बुक अगर आप अनफेवरेबल बैलेंस में जा रहे हो तो रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब रॉन्ग डेबिट इन पासबुक हमको दिया है, अब पासबुक में गलती हो गई। क्या गलती हो गई, हमारा जो ओवरड्राफ्ट था ना वो ओवरड्राफ्ट को डेबिट हो गया, तो वो डेबिट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, और जो कैश बुक का बैलेंस है वो नहीं बढ़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी हमारा कैश बुक से पासबुक हम जा रहे हैं उसके अंदर वो बैलेंस हमको ऐड करना पड़ेगा, और वही उसके उल्टा अगर पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक। गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया पासबुक को, जिसके वजह से क्या हो गया, हमारा ओवरड्राफ्ट जो था पासबुक के अंदर वो कम हो गया, और फिर उसके वजह से हमको बैंक बैलेंस जो था वो हमारा मिसमैच हो गया। तो हमको कैश बुक से अगर हम पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो हमको भी वो बैलेंस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और अगर हम पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो हम उस बैलेंस को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आता है अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन कैश बुक, मतलब कैश बुक के अंदर अंडर कास्टिंग हो गई, किस चीज़ की,
डेबिट साइड की, डेबिट साइड अगर आपके ओवरड्राफ्ट के अंदर है तो वो डेबिट साइड कम होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका बैलेंस जो है ना वो ओवरड्राफ्ट जो है वो ज़्यादा दिखेगा, बराबर। तो ओवरड्राफ्ट ज़्यादा दिखने की वजह से आपका बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आप कैश बुक से पासबुक के लिए जा रहे हो तो। उसका ही उल्टा अगर आप पासबुक से कैश बुक जा रहे होंगे तो आपको वो बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, गलती से ज़्यादा मैंने पेमेंट दिखा दिया है मेरे ओवरड्राफ्ट में से, मतलब मेरा जो भी पैसा मिला था ना मेरे को वो ज़्यादा दिखा दिया, बट वो है नहीं असल में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा वो बैलेंस मैच करने के लिए। देखो कैसे होगा, अभी जो कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। अब कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर क्या गड़बड़ हो गई, तो मैंने जो कैश बुक का डेबिट साइड था वो गलती से क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया। डेबिट साइड मैंने ओवरकास्ट कर दिया, मतलब क्या हो गया, मेरा क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। अगर वो मेरा कम हो गया है तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए मुझे वो बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ऐड हो करके मैच हो जाएगा। किस चीज के अंदर, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड के अंदर। उसका ही उल्टा पासबुक से अगर कैश बुक के तरफ जा रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब कैश बुक है, पासबुक है, अगर कैश बुक में मैंने क्रेडिट साइड को अंडरकास्ट कर दिया, मतलब मेरा जो भी बैलेंस था वो कम दिख रहा है ओवरड्राफ्ट का, और पासबुक में मेरा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। एडिशन करने के बाद मेरा कैश बुक और पासबुक मैच हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर पासबुक से कैश बुक जा रहे होंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। अगर मैंने गलती से क्या कर दिया, कैश बुक को ज़्यादा क्रेडिट साइड डाल दिया, मतलब मेरा क्या बढ़ गया, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। वो ओवरड्राफ्ट बढ़ने की वजह से क्या हो गया, बैलेंस मिसमैच हो गया कैश बुक का और पासबुक का। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा बैलेंस मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए सब्ट्रैक्शन और पासबुक से कैश बुक जाने के लिए एडिशन। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। मेरे ओवरड्राफ्ट वाले अकाउंट के अंदर बैंक ने डायरेक्टली कुछ बिल्स रिसीव कर लिए, मतलब मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। तो ओवरड्राफ्ट को मैच करने के लिए हमको कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, और फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक यहाँ पर एडिशन आ जाएगा। इसके बाद ओवरड्राफ्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज। मेरे को इंटरेस्ट चार्ज हुआ, मतलब मेरा खर्चा हुआ है। तो खर्चा हुआ है मतलब मेरा क्या हो जाएगा, बैंक के अंदर जो ओवरड्राफ्ट है मेरा वो बढ़ जाएगा। बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे को कैश बुक से पासबुक जाने के लिए मेरे को बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। तो कैश बुक से पासबुक ऐड होगा, और पासबुक से अगर कैश बुक आप जा रहे हो तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। भले ही ये पूरा टेबल खत्म हो गया हो और आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो, मैंने अभी तक क्या क्या बोला है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उतना डेवलप हो जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ जाएगा कि मैंने ऊपर क्या बताया था, मतलब ये टेबल के अंदर क्या बताया था। तो क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व करने, उसके बाद आपको ये पूरा टेबल अच्छे से समझ जाएगा। ये टेबल के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको इस टेबल की क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या कहा गया है हमको, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या कहा गया है, फाइनल बैलेंस इंटरप्रिटेशन। अब फाइनल बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, अब देखो मैंने स्टार्ट किया था फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक से, मतलब मेरे
कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस था और मैंने ये सारे डिफरेंसेस कॉजेस ऐड सब्ट्रैक्ट करके मैंने क्या कर दिया, लास्ट मेरा बैलेंस निकाला। ठीक है, मतलब अगर मेरा 10,000 था उसमें मैंने ऐड किए 15,000 और लेस किए 5,000, मतलब ये मेरा लास्ट बैलेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। और 20,000 क्या होगा, वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा तो वो उसको हम क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे। और वही बैलेंस अगर मेरा निगेटिव आ गया तो वो निगेटिव बैलेंस आ गया तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक कहूँगा। ये कब होगा, जब मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, मतलब फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक, ये जो है ना, ये यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से, ठीक है, सेकेंड वाला, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक, ये जो दिया गया है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एंड में अगर मेरा लास्ट का आंसर जो है सब ऐड लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो अगर पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव आया तो मेरा क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बन जाएगा। मतलब कैश बुक में भी अनफेवरेबल है, पासबुक में भी अनफेवरेबल है। अगर वो बैलेंस मेरा निगेटिव आया, मतलब वो जो लास्ट अमाउंट था वो माइनस में आया, अगर वो माइनस में आया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस, मतलब ही फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक वो बन जाएगा। तीसरा हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, डेबिट बैलेंस, मतलब इन कैश बुक का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। अभी हमने जो इधर किया था ना उसका उल्टा हमको इधर करना है। ठीक है, हमने कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस आया तो क्या किया था, क्रेडिट बैलेंस लिखा था। अभी हम अगर कैश पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा अगर फेवरेबल बैलेंस आ गया, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, मतलब ही फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। और अगर निगेटिव रिजल्ट आया तो हम क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा ना, लास्ट में निगेटिव फिगर आएगी तो वो हमारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का डेबिट साइड था, मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट था, अगर ओवरड्राफ्ट था, अनफेवरेबल बैलेंस था पासबुक से, हम वहां से स्टार्ट कर रहे थे, और अगर हमारा लास्ट में जो आंसर है वो पॉजिटिव आया तो वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। और वही अगर रिजल्ट निगेटिव आया तो वो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल दिया गया, ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक हमको दिया गया है 25,000 और 31 मार्च को हमको BRS बनाने के लिए कहा गया है। अभी चेक इशूड ऑफ ₹5,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अभी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक से हम जा रहे हैं क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक की तरफ। ठीक है, तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बैंक, हमने चेक इशू कर दिया है तो हम हमारा बैलेंस कम हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एडिशन आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड, कितने का चेक हमने डिपॉजिट किया था, 4,000 का, बट वो अभी तक क्या हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया बट हमारे कैश बुक का कम नहीं हुआ, तो कैश बुक से पासबुक अगर जा रहे हो तो हमको वो बैलेंस कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक ₹3,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है बट हमको पता नहीं है, तो हमको कैश बुक से अगर पासबुक का बैलेंस मैच करना है तो हमको वो बैलेंस क्या करना पड़ेगा, हमारे BRS में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद कैश बुक ओवरकास्ट बाय ₹1,000 इन डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में मेरा कैश बुक जो है वो गलती से 1,000 से ज़्यादा ओवरकास्टिंग हो गया, मतलब 1,000 ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड कर दिए, तो वो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
पासबुक से मैच करने के लिए मुझे वो लेस करने पड़ेंगे। इसका आंसर अभी क्या आता है देखते हैं। ठीक है, 25,000 हमारा स्टार्टिंग डेबिट बैलेंस था कैश बुक के अंदर, उसमें हमने ऐड किया हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, इसका टोटल हमारा क्या हो गया यहाँ पर 33,000 हो गया। और उसमें से फिर हमने क्या क्या किया था, इस यहाँ पर चेक डिपॉजिट किया था बट वो क्लियर नहीं हो पाया हमारा चेक, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 4,000 लेस कर देंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस तो थे वो हमारे रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो लेस कर दिए, और जो कैश बुक ओवरकास्ट हो गया था उसको लेस कर दिया। अब ये सब लेस करने के बाद हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, अब हम 33,000 में से लेस कितना कर रहे हैं, 5,200 रुपीज हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 5,200 लेस करने के बाद हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट कितना आ रहा है, 27,800 रुपीज। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत की थी, हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया है। समझो यहाँ पर -27,000 आता है, ये ऊपर के ट्रांजैक्शंस कुछ अलग रहते हैं और यहाँ पर -27,000 आ जाता है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखना पड़ता। ये एक सिंपल सा एग्जाम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट एक एग्जाम्पल था जो आपको ये ऊपर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो समझाता है। ठीक है, कि कैसे आपको करना है। इसके बाद आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। अभी एडजस्टेड कैश बुक बना करके फिर आपने बीआरएस कैसे करना है हमको वो सीखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट या 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 या 2 मिनट तक। आपको चाहिए तो आप पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, ज़्यादा टाइम पानी पी लो, कुछ खा लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक वाला कैसे बनता है। ठीक है, एक बार ऊपर का आप रेफर भी कर सकते हो, एक बार फिर से पढ़ भी सकते हो, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला देखा तो भी चलेगा। बस चैप्टर खत्म हो गया अभी यहाँ पर हमारा, इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस ही है, बराबर। तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अच्छे से देखना है, एडजस्टेड कैश बुक के साथ हम कैसे बनाते हैं हमारा बीआरएस। ठीक है, तो अगर सबका ब्रेक नहीं हुआ होगा तो पॉज करके ब्रेक ले लो, या फिर हम एक 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट किया जाए। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द एडजस्टेड कैश बुक। हमने पहला मेथड देखा विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, अभी हम देखेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है। ठीक है, तो हम अभी क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक को क्या बोलते हैं, तो sometimes certain entries are missing in the cash book such as bank charges, interest allowed or charged,
डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक और डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर इन द बैंक, ये सब क्या होते हैं, आइटम्स हमारे कैश बुक के अंदर मिसिंग होते हैं। तो इन सच केसेस वी प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड देन वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यूजिंग दिस एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, तो ये हम ऊपर वाले जो भी आइटम्स है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे कैश बुक के अंदर, और फिर हमारा जो बैलेंस आएगा एडजस्टेड कैश बुक वाला, तो वो बैलेंस लेकर के हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बीआरएस बनाएंगे। तो अभी स्टेप्स टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर एंट्रीज नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक हमको क्या करने लेने हैं। उसके बाद फाइंड द एडजस्टेड बैलेंस फ्रॉम द एडजस्टेड कैश बुक and use that adjusted balance to prepare BRS and reconciling with the passbook। अभी इसका डायरेक्टली हमको क्या दिया है, एग्जांपल दिया है। जो BRS का रूल्स था वो ऊपर वाला रूल्स सेम है, सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाना है पहले वो सीखते हैं, और फिर जो बचे हुए एंट्रीज होंगे उसको BRS के अंदर कैसे लेना है वो सीखते हैं। ठीक है, अभी हमको दिया गया, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक हमको स्टार्टिंग में कितना दिया है, ₹30,000, मतलब ही यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, कितना 30,000 अभी एडजस्टमेंट हमको क्या क्या करने हैं, बैंक चार्जेस जो है 300 के वो एंटर नहीं हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹500 वो क्रेडिट नहीं हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर जो 2000 था वो हमारे रिकॉर्ड नहीं हुए, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हमारे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुए उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वो रिकॉर्ड करने के बाद हमारा कैश एडजस्टेड कैश बैलेंस कैसा आएगा हम वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा डेबिट बैलेंस था, मतलब फेवरेबल बैलेंस था कैश बुक के अंदर, उसमें से बैंक ने चार्जेस कट कर लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर आ गया, देखो ओपनिंग बैलेंस में से लेस बैंक चार्जेस कितना, ₹300। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो हम उसको क्या कर देंगे, हमारे बैंक बैलेंस के अंदर ऐड कर देंगे, कितना ₹500। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक कस्टमर, तो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया वो भी हमारे कैश बुक के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बैलेंस। इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक, जो बैंक ने डायरेक्टली हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे कैश बुक बैलेंस में से लेस कर देंगे। अभी जो भी हमने ऐड लेस किए वो ऐड लेस करने के बाद जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस में से हमने ऐड किए फिर उसमें से लेस किए, वो होने के बाद हमारा जो क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, मतलब ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारा बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, तो वो जो आएगा वो हम उसको यूज करके क्या करेंगे, हमारा बीआरएस बनाएंगे। तो अभी हमारा नया बैलेंस क्या है, यहाँ पर 31,000 फेवरेबल बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। अभी प्रिपेयर बीआरएस यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अभी रिमेनिंग डिफरेंस, ये ऊपर के जो थे ये हमारे किस चीज़ के थे, एडजस्टेड कैश बुक वाले डिफरेंस थे। अभी बाकी के डिफरेंस जो है वो हमको क्या करने हैं, बीआरएस के अंदर लेने हैं। तो रिमेनिंग डिफरेंस हमको क्या क्या दिए गए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब मैंने कैश बुक से बैलेंस तो कम कर दिया बट अभी तक मेरे पासबुक में से बैलेंस कम नहीं हुआ है। और उसका ही एक उल्टा दिया गया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मैंने कैश बुक के अंदर बैलेंस बढ़ा दिया है बट मेरे पासबुक में बढ़ा नहीं है। तो ये वाले अभी क्या हो गए हमारे यहाँ पर बीआरएस के अंदर आएंगे। तो हम बीआरएस कैसे बनाएंगे, अभी इस चीज़ का हम यहाँ पर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। हमारा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक क्या आया था, 31,000 रुपीज़। उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब ये ऐड बैक कर रहे हैं हम, हमने कैश बुक से कम कर दिया था, हम फिर से उसको ऐड बैक कर रहे हैं। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ₹6,000। और सेकंड हम लेस क्या कर रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हमने चेक डिपॉजिट करके बैलेंस बढ़ा दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ तो हमको बैलेंस लेस करना है, तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 4,000 रुपीज़। तो ये टोटल करके फिर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक कितना बन जाएगा, यहाँ पर 31,000 प्लस 6,000 इज 37,000 एंड लेस 4,000 इज 33,000।
आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है एग्जामिनेशन के अंदर। 12th तक आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं था महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, आई डोंट नो अबाउट सीबीएसई, ठीक है। तो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर आपको अलाउड नहीं था, बट अभी आप इससे आगे बीकॉम के अंदर CSEE, CA, CMA कोई भी कोर्स के अंदर जाओ, आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउ होता है। तो आप यहाँ से आगे क्या करोगे, अभी कैलकुलेटर का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फेवरेबल बैलेंस मतलब ही क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा कितना आ जाएगा, 33,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैश बुक वाला पॉइंट जो हमको सीखना था। इसके बाद पूरे मॉड्यूल के अंदर अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस है। ये इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसके अंदर वन शॉट का सेकंड पार्ट रहेगा वो, उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट 3, 4 या 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सॉल्व करके, मतलब इसके ऊपर ही मैं आपको डिक्टेट करूँगा कैसे करना है, ठीक है। अभी इस चैप्टर का समरी दिया गया है, ये समरी आपको खुद से पढ़ना है और ये समरी के बाद कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, कुछ एमसीक्यूज है, ये भी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंस, ये वो जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी ना, वो उस चीज़ के क्वेश्चंस ये भी आपको खुद से पढ़ने हैं। और जो बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको 3, 4 या मैक्सिमम 5 के ऊपर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमको क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन लेना है और वो इंटरप्रिटेशन लेने के बाद कैसे उसको सॉल्व करना है, हमारा BRS कैसा बनेगा। क्योंकि ये चैप्टर 8 से 10 मार्क कैरी करेगा, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर होने की वजह से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर का थियरी पार्ट और जो लर्निंग वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ जो प्रैक्टिकल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है उतना बचा है, उतना हमने यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने 2 अलग अलग पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड करके मर्ज किया है, आपको पूरा एक ही वीडियो में दिख रहा है बट मर्ज पार्ट है। तो आई होप आपको दोनों भी मेरे सेशंस ये एक ही सिंगल वीडियो के अंदर अच्छे लगे हो, पसंद आए हो। और अगर ऐसा हो तो आपके दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करेंगे, उनको भी पढ़ने के लिए बोलेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और मेरे साथ आपका CSEE का फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो पेपर है वो मैक्सिमम मार्क्स 60+ मार्क्स आपको लेने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 60+ आना ही चाहिए 100 में से। इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर तैयारी करनी है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार बच्चा होगा तो वो 80+ भी जा सकता है। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैंने 60+ बोला है, और जो बिल्कुल नालायक है वो नालायक न रह के उनको 60+ क्या 80+ की तैयारी करनी है, मतलब वो 50+ लाएंगे, ठीक है। 80+ की तैयारी करने के बाद तो नालायक बच्चों समझ लो कि पढ़ाई अभी ही करनी है, इसके बाद आपको फिर से सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया है आज का हमारा थियोरेटिकल सेशन जो था। अभी इसके बाद एक प्रैक्टिकल वाला सेशन आएगा जिसके अंदर मैं आपको BRS बनाना सिखाऊंगा और आई होप आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।